पुलिस वाले तो पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे वो इसे पकड़ के नहीं लाए, ये उनको पकड़ के लाया है। जैसे अरेस्ट करके नहीं, उसको सिक्योरिटी दे के ले रहे हैं। राम राम दोस्तों, मैं हूं बीरू और आप लोग देख रहे हैं डीप इनसाइट इंडिया। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर में। समय था 1946 अगस्त महीने का 16 तारीख। बंगाल की गलियों में मौत नंगा नाच कर रही थी। तत्कालीन जो चीफ मिनिस्टर थे सुहरावर्दी, उनके श्रेय पे एक कौम, मुस्लिम कौम मना रही थी डायरेक्ट एक्शन डे, और नतीजा सरकारी कागजात में 4000 और गैर सरकारी हिसाब से उससे कई ज्यादा लाशों का ढेर लग गया था बंगाल की गलियों में, रास्तों पे। तो दोस्तों, आज 77 साल पहले की उस घटना का जिक्र करने का रीजन ये है, कारण ये है, उस दिन वो शुरू हुआ था नुआखली नाम की जगह से। ये नुआखली हिंसा के नाम से मशहूर है इतिहास में। आज वही बंगाल जगह है संदेशखाली, और उस दिन जिस जगह पे खड़ा था चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी, आज उसी जगह पे, उसी ही इस पोजीशन में, उसी ही स्टैंस में खड़ी है चीफ मिनिस्टर ममताज बेगम, ममता आज बेगम। कोई गम नहीं है आज ममता को। दोस्तों, बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र में आता है, नॉर्थ 24 परगना जिला का ये इलाका संदेशखाली। घटनाक्रम कुछ ऐसा हुआ, ईडी की टीम जाती है संदेशखाली। वहां पे शेख शाहजहां नाम के एक शख्स के साथ पूछताछ करने, राशन घोटाले के मामले में, और 200 गुंडे हमला कर देते हैं ईडी के टीम के ऊपर और उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं, गाड़ी फोड़ते हैं, उनकी जान पे बन आती है। बात यहां तक आती है कि ईडी की टीम वहां से भाग जाती है, पूछताछ नहीं कर पाती है शेख शाहजहां से। ये जो शेख शाहजहां है, ये संदेशखाली का तृणमूल कांग्रेस का नेता है। तो ईडी के टीम वहां से निकल जाने के बाद ये शेख शाहजहां को लगता है कि ईडी कभी भी इसको गिरफ्तार कर सकती है, तो ये इलाका छोड़ देता है, वहां से भाग जाता है और मौका मिलता है दशकों से सताए हुए दबे कुचले आवाज को लाभे की तरह, पर्वत का सीना फाड़ के जैसे लाभा बाहर निकलता है, वैसे वो दबे कुचले आवाज दलितों के, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, जो अनुसूचित उपजाति हैं, उनके, औरतों के दबे कुचले आवाज वो बाहर निकलते हैं जैसे ही राक्षस वो इलाका छोड़ देता है उसके बाद। और वो लोग अपने हाथ में झाड़ू, डंडा वगैरह सब पकड़ के हमलावर होते हैं। जो पोल्ट्री फार्म है वहां पे, वहां का जो उनका तृणमूल कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष है शिबू हाजरा, उसके पोल्ट्री फार्म को तोड़ देते हैं। बोला जाता है ये पोल्ट्री फार्म जिस जमीन पे बना था वो भी जबरन दखल किया हुआ जमीन था उसका, तो उसके पोल्ट्री फार्म को तोड़ देते हैं और बयां करते हैं अपना दर्द मीडिया के सामने। ऐसा क्यों हालात आ गए कि उनको मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करना पड़ा? क्योंकि जब वो थाने में जाते हैं
तो उनका रिपोर्ट रखने के बजाय, उनका एफआईआर लिखने के बजाय उनको वहां से लताड़ दिया जाता है, भगा दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई के पास जाओ। कौन है ये भाई? ये भाई है शेख शाहजहां। उसी के सताए हुए लोग उसी के पास गुहार लगाने जाएंगे, उनको ये बोला जाता है। और एफआईआर रखने के जगह पे, रजिस्टर करने के जगह पे, शेख शाहजहां को पकड़ने के जगह पे पुलिस इनको बोलती है कि जाओ मेडिकल करवाओ, जाओ सबूत लेके आओ कि तुम्हारे साथ बदसलूकी हुई है, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है। ये है आज का बंगाल, ये है मुमताज बेगम का बंगाल। वैसे तो मुमताज बेगम डिनायल में जीती है, और इस मामले में अलग कैसे होता, पहले आपको सुनाता हूं स्मृति ईरानी जी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पे उन्होंने ये जो संदेश खाली की औरतों का दर्द है, जो वो बंगाली में बोली है, उनको स्मृति ईरानी ने हिंदी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया है। ये सुनिए। बांग्ला में उन महिलाओं ने पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा, टीएमसी के गुंडों के बारे में, पार्टीर लोक देखे जावे कौन बाड़ीर बहू देखते सुंदर। टीएमसी के लोग घर घर जाकर देखते थे किस घर की कौन सी बहू सुंदर है, के कौन बॉयशी, उम्र में कौन कम है। ये बंगाल की संदेश खाली की महिलाएं पत्रकारों से बांग्ला में कह रही थी कि उनके पतियों को आकर टीएमसी के गुंडों द्वारा बोला जाता, तुम्ही शामी होते पारो किंतु तुम्हार कोनो अधिकार नहीं। जिन औरतों को आइडेंटिफाई किया जाता, उनके पतियों से कहा जाता कि तुम इसके पति हो सकते हो, लेकिन अब तुम्हारा इस औरत पर कोई अधिकार नहीं है। इन बांग्ला की संदेश खाली की महिलाओं ने पत्रकारों से कहा, निये चले जाबे रातेर पर रात, उठाकर ले जाते थे रात दर रात, যতক্ষণ তাদের মনটা না ভরবে ততক্ষণ তোমার रिहाई नहीं। जब तक टीएमसी के इन गुंडों का मन नहीं भरता था, तब तक इन औरतों को रिहा नहीं किया जाता था। ये आरोप है जो संदेश खाली की दलित, जनजातीय, मच्छीमार समाज और किसान परिवार की महिलाओं ने मीडिया के वहां पर लोकली पत्रकारों से गुहार लगाते हुए कहा। समझ सकते हैं दोस्तों कितना दर्द है, कितना आक्रोश है, कितना अत्याचार हुआ है। साल दर साल, दशकों तक एक शख्स एक इलाके को अपना किला बना के उसका राजा बना बैठा है, वो भी आजादी के 77 साल बाद। वीडियो के शुरू में मैं इसीलिए जो डायरेक्ट एक्शन डे का जिक्र किया था कि बंगाल तब जहां खड़ा था 77 साल बाद आज भी वही खड़ा है इस मामले में। तब भी अत्याचार होते थे राजनैतिक पृष्ठपोषकता में, राजनैतिक श्रेय के साथ अत्याचार तब भी हुआ था, आज भी हुआ है। वैसे तो मैं कल बादल देवनाथ जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उनको एक डिबेट में सुन रहा था। उनका लॉजिक कुछ ऐसा था कि संदेश खाली जो एरिया है वहां पे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कुछ है नहीं, 6 बजे के बाद नाव से आना जाना वहां पे होता है और 6 बजे के बाद नाव बंद हो जाता है। तो रात के 10 बजे 12 बजे ये औरतों को घर से कैसे बुलाया गया,
ये लॉजिक था बादल देवनाथ का उस डिबेट में। वैसे सैयद रिजवान अहमद जी के साथ उनका डिबेट हो रहा था और रिजवान जी ने उनको अच्छे से इसका जवाब दिया, लेकिन ये कैसी सोच है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का। उनका कहना यह था कि 6 बजे के बाद तो नाव बंद हो जाता है, तो 10 बजे कैसे औरतें आई, उनके साथ अत्याचार नहीं हुआ है, मतलब झूठ बोल रहे हैं। पहले तो बात है, ये भारतीय संस्कृति है भाई, यहां पे इतनी बड़ी बात कोई औरत कभी झूठ नहीं बोलेगी कि उसके साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। तो बादल देवनाथ जी एक आदमी शेख शाहजहां जो वहां का राजा बना बैठा है, उसके लिए क्या मुश्किल है एक नाव का इंतजाम करना? जो जबरन एक घर से लड़की को उठा सकता है, वो क्या एक नाव का इंतजाम नहीं कर सकता? आइए सुनते हैं पीड़ितों के कुछ स्टेटमेंट्स। जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा। नहीं, वो देने से क्या होता है? हम अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए। वो मिलेंगे दोबारा से? जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था? नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू और भी बहुत है। आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद से आप लोगों के ऊपर कैसे? रात भर हम सो नहीं पाते। रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं, लेकिन हम खोलते नहीं है। अब पुलिस है कि आम इंसान है ये तो पता नहीं है, लेकिन सारा यूनिफॉर्म में नहीं रहते हैं। रात को जब आते हैं वो लोग 12 बजे की बात, 1 बजे की बात, आके टॉर्च मारते हैं, गेट पीटने लगता है, लेकिन हमने कभी खोले नहीं है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। इतने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया है? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो पारुल सुल्ताना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में है? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं। प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा क्या? आधा सामरिक बाहिनी पकड़ेगा? आप ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को। শিবু को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस। নিজে ফোন করবে, ও সাগরাত গুলোকে দিয়েও মাঝে সাঝে ফোন করাতো। আর আমাকে যখন না ভাবে আমার বাবাকে ফোন করবে, আমার হাজবেন্ডকে ফোন করবে, বলে কিরে তোর বউকে ফোন করছি ধরছে না। মানে এগুলো কত বড় হুমকি চিন্তা করুন। ফোন করার পর যখন বলবে, তখন বলবে আমি দাদা বাইরে আছি। তখন আমার বাড়ির আশেপাশের লোকদেরকে ফোন করবে, করে নিয়ে বলবে কি এক্ষুনি আয়, এখানে আসতে হবে। আমরা এমনি মিথ্যে বলবো, ফোনের কলেজ মিথ্যে বলবে না। 12টার পরে কিসের ফোন করা? একটা মহিলাকে 12টার পরে কিসের ফোন করা? নিশ্চয়ই তার কুমতলব ছিল। আমি যাইনি, সামনে থেকে যদি যাই বলবে কিরে তোকে ফোন করেছিলাম, তুই শুনিস না। গেলাম, গিয়ে বসিয়ে রাখবে, লোকজন চলে যাবে, আমাদেরকে ছাড়বে না। সবার সামনে বসে থেকে উল্টো পাল্টা বলবে। তুমি রাজি হলে হলে, না হলে তোমার এবার প্রলোভন দেখাবে, তোমার স্বামীকে অন্য জায়গায় ট্রান্সফার করে দেবো, তোমার স্বামীর চাকরি। আমার হাজব্যান্ডকে মেরে মারলো খুব, মারার পরে আমাদেরকে রাত্রে করে মিটিংয়ে যেতে হবে, কিন্তু আমি বলছি না আমরা মিটিংয়ে যেতে পারবো না, যার জন্যে আমার হাজব্যান্ড আজকে এখানে থাকতে পারলো না। প্রত্যেক দিন ডাকবে, মারবে। এখন আমার হাজব্যান্ড কলকাতায় সেখানে কাজ করে, আমার এখানে ঘর বাড়ি ফেলে আমাদের এখন চলে যেতে হয়েছে। রোজ রাতে ডাকবে, এখানে থাকি না, কেননা ওই ভয়ে ভয়ে বাঁচা যায় না। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद भी मुमताज बेगम बोलती है वहां पे तो आरएसएस का बेस है, वो आरएसएस का गढ़ है, और बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बाहर से कुछ लोग मंगवा के मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। वहां पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुमताज बेगम आज बताओ, अगर वहां पे कुछ हुआ ही नहीं है तो आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार करवाए? शिबू हाजरा, उत्तम सरदार को क्यों गिरफ्तार करवाए? आप ही के पार्टी का आदमी है।
क्यों गिरफ्तार करवाए आप उनको अगर कुछ हुआ ही नहीं है? शेख शाहजहां जो आखिरकार आपके गिरफ्त में आ ही गया, क्यों गिरफ्तार किया उसको आपने? बता दीजिए। सुनते हैं इनके डिनायल मोड का और एक किस्सा। कुणाल घोष जो इनके तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था। বলেছেন, স্পষ্ট করে বলেছেন কিভাবে একটা অঞ্চলকে গন্ডগোল করার জন্য একটা প্লট তৈরি হয়েছে, কিভাবে ইডি ঢুকছে, তারপর থেকে কি কিভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। যে জায়গাটা সাংগঠনিকভাবে তৃণমূল দুর্বল, সেই জায়গাটায় এমন ভাবে সিপিএম বিজেপি মিলে একটা নাটকের দৃশ্যপট মঞ্চ সাজাচ্ছে যাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। भाई घोष बाबू, सब अगर बीजेपी करता है तो आप लोग सत्ता में बैठे हो, इतने साल से आप लोग क्या कर रहे हो? किसको होतिया बना रहे हो भाई? ये वही जगह है जहां पे ईडी के टीम के ऊपर 200 लोगों ने हमला कर दिया था, और आप बोल रहे हो वहां पे तृणमूल दुर्बल है तो बीजेपी उसका फायदा उठा रहा है, वहां पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। गजब हो आप लोग। आइए सुनते हैं मुमताज बेगम का स्टेटमेंट, क्या बोल रही है वो इस केस में। বিলকিস মারা গিয়েছিল, কটা টিম গিয়েছিলেন? দলিতদের উপর অত্যাচার যান, আর বাংলায় জট পাকানো কোন মানুষের উপর কোনো অত্যাচার হলে মনে রাখবেন আমাদের সরকার ব্যবস্থা নেয়। একটা ঘটনা ঘটেছে, ঘটনা হয়েছে, প্রথমে ইডিকে পাঠিয়েছে, তারপরে তার বন্ধু বিজেপি ঢুকেছে ইডিকে সাথে নিয়ে, আর কিছু মিডিয়া ঢুকেছে, ঢুকে তিলকে তাল করছে, শান্তির পরিবর্তে আগুন লাগাচ্ছে। আমি বলতে চাই তাদের যার যা অভিযোগ আছে আমি অফিসার পাঠাবো, তারা শুনবেন। করেনি, এফআইআর করেনি, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টও অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, এমনকি আরাবুল ভাঙ্গরে ও তো আমাদের কর্মী। वैसे दोस्तों, जब थोड़े दिन पहले दिल्ली में रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए तो मुमताज बेगम का दर्द बहुत जोरों शोरों से बह रहा था। वो रेसलर्स जो अपने आप में काफी सक्षम हैं, उनके साथ अगर कुछ नाइंसाफी हुआ तो उन्होंने न्याय का दरवाजा खटखटाया और उनकी सुनवाई हुई। उनके लिए इनका दिल बहुत रो रहा था, लेकिन अपने ही राज में, अपने ही नाक के नीचे, अपने ही दल के नेता के द्वारा किया जा रहा दशकों से अत्याचार, ये मुमताज बेगम को दिख नहीं रहा था। और जब सामने आया तभी इनको ये कॉन्स्पिरेसी लगा। क्या उनको पता नहीं है कि उनके नेता तो नाम तो रखे हैं दल का तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल स्तर में अपने नेता क्या कर रहे हैं ये उनको भी नहीं पता। कैसी राजनीति है ये उनकी। तो दोस्तों, आखिरकार घटनाक्रम में शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 55 दिन तक फरार रहता है, और उसके बाद राज्य पुलिस की टीम उसको गिरफ्तार कर लेती है। और वही दिन गिरफ्तार करती है जिस दिन कोलकाता हाईकोर्ट वो ये बोलता है कि ईडी या सीबीआई की टीम, सेंट्रल एजेंसीज की टीम शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकती है, उन पे कोई पाबंदी नहीं है। और उसी दिन वो शेख शाहजहां जिसको ईडी की टीम पूछताछ करने जाती है तो 200 लोग हमला कर देते हैं ईडी पे, और राज्य पुलिस का टीम ऐसे ही उसको आसानी से गिरफ्तार कर लेती है संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर मीना खान नाम की जगह पे। इसका मतलब क्या है? शेख शाहजहां कहीं गया ही नहीं था, आसपास ही मंडरा रहा था। और शेख शाहजहां को जब बसीरहाट कोर्ट में पेश करने लेके जाती है पुलिस, उस टाइम पे देख, आप लोगों ने देखा है वीडियो में, क्या बॉडी लैंग्वेज है भाई। जैसे कोर्ट में पेश होने नहीं, कोई जंग जीत के आए हैं साहब, नवाब साहब कहीं से जंग जीत के आए हैं, विक्ट्री साइन ऐसे दिखा के। पुलिस वाले तो पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे वो इसे पकड़ के नहीं लाए, ये उनको पकड़ के लाया है।
जैसे अरेस्ट करके नहीं, उसको सिक्योरिटी देके ले रहे हैं। और है भी वही चीज, वही भी है। उसको ये अरेस्ट इसलिए किया गया है कहीं ईडी का टीम इसको उठा ना ले, सेंट्रल एजेंसी के हत्थे न चढ़ जाए। ये जो गिरफ्तारी हुई है शेख शाहजहां की, ये उसको सुरक्षा देने के लिए है। और यही चीज राज्य के विरोधी दल के जो नेता हैं बीजेपी के, शुभेंदु अधिकारी, ये वही चीज बोल रहे हैं कि जेल में तो इसको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलेगा। ये अपना नेटवर्क जो संदेश खाली में वो चला रहा था, जेल से भी वही करेगा, चलाएगा। ये है आज का पश्चिम बंगाल। इसीलिए मैं बोल रहा था, डायरेक्ट एक्शन डे पे सीएम उस समय का जो चीफ मिनिस्टर था सुरावर्दी, वो जिस जगह खड़ा था, आज के बंगाल में चीफ मिनिस्टर मुमताज बेगम उसी जगह पे खड़ी है। आशा करता हूं बंगाल की जनता जो है वो इस चीज को समझेगी कि 30% जो माइनॉरिटी वोट है, वैसे माइनॉरिटी तो बोलना नहीं चाहिए, जो हमारा संज्ञा है माइनॉरिटी का 2.5% से कहीं ज्यादा हो तो उसको माइनॉरिटी नहीं बोला जाता। तो 30% में हम उनको माइनॉरिटी कैसे बोलते हैं पता नहीं। तो वो 30% वोट के लिए आज के डेट में मुमताज बेगम जो जो कर रही है, आशा करता हूं बाकी जो 70% जनता है वो इस चीज को समझ रही होगी, वो इस चीज को दिल से समझ रही होगी और दिल में ले रही होगी, और वो उसका जवाब मुमताज बेगम को देगी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे। तब तक आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट्स का इंतजार में रहूंगा। राम राम, जय श्री राम।